हमें खुशी हुई कि वजीर आजम रियासत हैदराबाद मुशीरुल मुल्क ने हमारी विनती पर यहां आने का कष्ट किया। ये तो हमारी खुशनसीबी है कि आपने हमें याद किया, और हमारा ख्याल है कि कोई बहुत ही अहम मसला है जिस पर गुफ्तगू करने के लिए आपने हमको खुफिया तौर पर आने की दावत दी। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर। अच्छा, वो क्या? टीपू सुल्तान को कत्ल करने की लगातार कोशिशें। ये खबरें हम तक भी पहुंची थीं और हमें उनका बड़ा अफसोस हुआ था। क्या आपको इस बात का अफसोस हुआ था कि कत्ल की ये कोशिशें कामयाब न हो सकी? क्या बात कर रहे हैं आप? हमें इस बात का अफसोस हुआ था कि वो निहायत ही गुमराह लोग हैं जो टीपू सुल्तान जैसी मुहिब्बे वतन और अंग्रेज दुश्मन हस्ती के दुश्मन हो गए हैं। मैं सोचता हूं, क्या वो गुमराह हैं या किसी ने उन्हें इस रास्ते पर लगाया? खुदा ही जाने। मैं समझता था आप जानते होंगे। हमें जिन जरियों से पता लगा वो काबिले भरोसा तो नहीं है। मसलन सुलेमान खान ने कबूल किया, मीर कासिम ने भी, और बाकी कातिलों ने भी। उन्होंने एक नहीं कई सरपरस्तों के नाम लिए। किसी ने अंग्रेज कप्तान केनोवे का नाम लिया, किसी ने दीवान चंद का, किसी ने आपके दामाद इम्तियाज हुसैन का, और किसी ने आपका। खास तौर पर मेरा नाम लेने की उन्हें कैसी जरूरत हुई? और हां, आप शायद ये जानकर हैरान होंगे कि पीर साहब गोरम कुंडा आजकल हमारी हिरासत में है। वाकई हैरानी की बात है। आप पीर साहब जैसे पहुंचे हुए बुजुर्गों को भी हिरासत में रख सकते हैं। बहुत ही पहुंचे हुए हैं पीर साहब। उन्होंने हमें बताया कि सुल्तान को कत्ल करने की साजिश में आपके सरकार आली निजाम हैदराबाद। पता है, आपने कैसे यकीन कर लिया उसकी बात पर? सरकार आली ऐसी गरीबी हरकत कभी नहीं कर सकते। जो भी हो, हमारी दोस्ती का तकाजा है कि मैं आपको यह साफ साफ बता दूं कि अगर सुल्तान को कत्ल करने की कोशिश कामयाब हुई तो हमारी फौज के 100 सरदारों और सालारों ने अपनी अपनी इबादत गाहों में कसम खाई है कि कातिल चाहे गिरफ्तार हो या ना हो, वो हैदराबाद की 2 मशहूर हस्तियों और उनकी आने वाली 7 नस्लों से इंतकाम लेती रहेंगी। उन 2 मशहूर हस्तियों में मेरा भी शुमार है। हो सकता है। यह तो बड़ी ज्यादती है। टीपू सुल्तान के दुश्मन बेशुमार हैं। क्या पता कातिलों को किसने भेजा हो। आप किसी की बात का यकीन मत कीजिए। टीपू सुल्तान हमें भी उतने ही अजीज हैं जितने आपको। बेशक। वैसे आप जानते हैं, टीपू सुल्तान की जान ले लेना बड़ी आसान बात है। वो कैसे? वो ऐसे जनाब मुशीरुल मुल्क साहब कि अगर आपके सरकार आली अपनी जबान से न पलटें और अपने वादे पर कायम रहें तो हैरत के मारे सुल्तान का दम निकल जाएगा। पूर्णिया साहब, आप बड़े पुरमजाक आदमी हैं। खैर, मजाक बरतरफ, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हमारे आकाए मोहतरम सरकार आली ने आपके आकाए मुकर्रम टीपू सुल्तान को जो वादा दिया है कि मैसूर और रियासत हैदराबाद के दरमियान मुस्तकिल तौर पर अमन कायम रहेगा, वो बरकरार है और उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। तो फिर एक बात बताइए, आपने अपने इलाके में अंग्रेज एजेंट को रहने की इजाजत दी, अंग्रेज फौज को अपनी रियासत में रख लिया और फौजी तरबियत के लिए अंग्रेज अफसरों को भी रख लिया। अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आप किसी रियासत पे हमला नहीं करना चाहते हैं तो ये सब क्यों, किस लिए? पूर्णिया साहब, आप एक ज़हीन आदमी हैं। फिर आपने ये राय कैसे कायम कर ली कि हमने ये सब कुछ मैसूर पर हमला करने की गरज से किया है? बात सिर्फ इतनी है कि हम अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं ताकि हैदराबाद पर कोई हमला न कर सके। टीपू सुल्तान को हमसे कोई खौफ न होना चाहिए। सुल्तान को किसी का खौफ नहीं है मुशीरुल मुल्क। उन्हें बस चिंता है कि अंग्रेज कहीं आपकी रियासत को दबोच न लें, जैसा कि वो हर जगह कर रहे हैं। ये तो टीपू सुल्तान की नवाजिश है कि उन्हें हैदराबाद से इतनी हमदर्दी है। हम उनके पुरखलूस जज्बात सरकार आली मदार की खिदमत में पहुंचा देंगे। जनाब मुशीरुल मुल्क साहब,
निजाम आज तक अपने चेहरे पर नकाब डालकर हमसे खेलते रहे। अब वक्त आ गया है कि वो ये नकाब उतार दें और ये खेल खत्म किया जाए और उनको ये साफ साफ बता दिया जाए कि हैदराबाद चक्की के दो पार्टों के बीच आ गया है। याद रखिए, अंग्रेज हिंदुस्तान कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। वो पूरे हिंदुस्तान को ईस्ट इंडिया कंपनी की जायदाद बनाकर ही रहेंगे। अगर आप ये समझते हैं कि आप अंग्रेजों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। असल में अंग्रेज आपको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हैदराबाद की सरहद मैसूर से मिलती है और अंग्रेजों ने अपना पहला कदम हैदराबाद में इसलिए रखा है ताकि उनका अगला कदम मैसूर की तरफ बढ़ सके। आप जानते हैं मैसूर का जवाब क्या होगा? गेहूं के साथ घुंडे के साथ। राजा साहब पोलिलोर, आपसे मिलकर हमको बहुत खुशी हुई। हमें भी। बैठिए मेजर हैमिल्टन, बैठिए। राजा साहब, हिज एक्सलेंसी गवर्नर जनरल ने आपके लिए तोहफे भेजे हैं। ये तो हमारे लिए बहुत इज्जत की बात है। हिज एक्सेलेंसी को और आपको हार्दिक धन्यवाद। हिज एक्सलेंसी ने यह भी वादा किया है कि आपकी सरहद के उस पार मैसूर की रियासत के 50 गांव भी आपको दे दिए जाएंगे अगर क्या? अगर आप टीपू सुल्तान के खिलाफ बगावत कर दें तो। वो तो ठीक है, किंतु जी, किंतु क्या? कुछ साल पहले इसी जगह टीपू सुल्तान ने अपनी 6000 फौज से जनरल स्टीवर्ट के 14000 के लश्कर का सर्वनाश कर दिया। फिर हम कैसे मुकाबला कर पाएंगे टीपू सुल्तान का? वो बात और थी राजा साहब। कर्नल स्टीवर्ट को कांचीवरम से सर हेक्टर मैनरी वक्त तो हुक्म नहीं भेज सके थे, लेकिन आप चाहें तो अंग्रेजी फौज आपके किले में रहेगी। अंग्रेजी फौज हमारे किले में रहेगी? जी हाँ, ये तो हमारा सौभाग्य है और हमारा फर्ज। क्यों कैप्टन फॉरेस्टर? ऑफ कोर्स राजा साहब, हम आपका हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ मौजूद रहेंगे। यह हमारी खुशनसीबी है। धन्यवाद, धन्यवाद। ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी की मेहरबानी है जो कि छोटी छोटी रियासतों का इतना ज्यादा ख्याल रखती है। हम आपके आभारी हैं। ब्रिटिश फोर्स के यहाँ रहने से आपका एक और फायदा है। वो क्या? आपने जो 165 किसानों को किले के तहखाने में तड़पा के मारा और उनकी जमीनें हड़प कर ली। दूसरे किसान हमारे खिलाफ बगावत न कर सके इसलिए। देखा राजा साहब कितने समझदार हैं। यस सर। सरकार, अब तो आप जो मन में आए कीजिए। प्रजा की मजाल नहीं कि कोई आंदोलन चलाए। हम आपके अंदरूनी मामलात में कोई दखल नहीं देंगे। किसानों और प्रजा के खिलाफ आप कुछ भी करें, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम सिर्फ टीपू सुल्तान के खिलाफ आपकी। जरूर जरूर, आप संतुष्ट रहें।
वाह वाह, हमारी तरफ से तुम्हारा इनाम। वाह गुलाब जान, एक जाम और। अरे हमारे दिल के करीब रहो। हैं? कहिए कर्नल ओब्रायन, लुत्फ आया? नवाब साहब ऑफ चंदनकर, बहुत मजा आया। पर ये तो कुछ भी नहीं। एक बार आप टीपू सुल्तान के खिलाफ बगावत कर देंगे तो अंग्रेजी सरकार आपको डिंडीगल का एक पूरा इलाका दे देगी। फिर तो बस आप दिन रात ऐश कीजिए। डिंडीगल ऐश? ऐश तो हम जरूर करेंगे, वो तो हमारे नसीब में लिखा है। यकीन न हो तो हमारे नमक हलाल से पूछ लीजिए। जी हुजूर, दुरुस्त फरमाया आपने। हम जानते हैं। बगावत तो हम कर देंगे, लेकिन टीपू सुल्तान की फौज हमारे सामने आग खड़ी हुई तो सारा ऐश किरकिरा हो जाएगा। कम ऑन नवाब साहब, आपको हमने 25,000 नई बंदूकें, 20,000 नई तलवारें, 25 नई तोपें और 5 लाख अशर्फियां आज ही गवर्नर जनरल की तरफ से आपको पहुंचा दी है। तो डर काहे का? अरे आप तो एक बड़े बहादुर आदमी हैं। वो तो है, बस आप देखते रहिए हम क्या कमाल करते हैं। यकीन न हो तो हमारे नमक हलालों से पूछ लीजिए। सरकार बजा फरमाते हैं। शाबाश, ये हुई ना कोई बात। लेकिन टीपू सुल्तान खुद ही हमारी खबर लेने आ गए तो? ओफो नवाब साहब, आने दो टीपू सुल्तान को। इसीलिए हम आपकी मदद कर रहे हैं, वरना तो इतने हथियार और इतने रुपए क्यों दे देते? अरे अरे अरे, आप तो खामखा में ही खफा हो गए। हम तो यूं ही पूछ रहे थे। यकीन न हो तो हमारे नमक हलालों से पूछ लीजिए। हम वादा करते हैं कि टीपू सुल्तान के खिलाफ हम बगावत कर देंगे। आप इत्मीनान रखिए। गुलाबो जान, देखिए हमारी बहादुरी। हाँ, कब से देख ही रही हूँ आपकी बहादुरी। अल्लाह, बहादुर। क्षमा कीजिए मेजर जमकिंस, हम टीपू सुल्तान के खिलाफ बगावत हरगिज नहीं करेंगे। हम उनकी देशभक्ति और वीरता के कायल हैं, और जिस मकसद के लिए अंग्रेजों से जंग लड़ते हैं हम उनसे सहमत हैं। हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। राजा साहब, जिस टीपू सुल्तान की आप इतनी इज्जत करते हैं, वो एक दिन आपका किला फतह कर लेगा और आपको कत्ल कर देगा। याद रखिए, आखिरी सांसें लेते वक्त आप हमें याद करेंगे। लेकिन आपको हमारी इतनी चिंता क्यों है? क्योंकि हमारे जासूसों से हमको खबर मिली है कि टीपू सुल्तान अपनी सरहद की छोटी छोटी रियासतों पर हमला करने का मंसूबा बना रहे हैं। या तो आपके जासूसों ने आपको गलत खबर दी है, या आप हमसे झूठ बोल रहे हैं। और अगर टीपू सुल्तान ने चिलकोट पर हमला कर भी दिया और हम मारे गए, तो आपकी गुलामी से ऐसी मौत कहीं बेहतर है। आप जा सकते हैं। छोटे राजा। जी हुजूर। मेजर जेनकिंस और इनके साथियों को बाहर तक छोड़ आइए। जो आ गया। आइए मिसेस जेनकिंस। मेजर जेनकिंस, भाई साहब तो पागल हो गए हैं। वो बिल्कुल नहीं समझते कि मैसूर के सरहदी राज्यों को टीपू सुल्तान से कितना खतरा है। आप उन्हें समझाइए ना। नहीं मेजर, वो बहुत जिद्दी आदमी है, किसी की नहीं मानते। और इसके बाद आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता रह जाता है कि आप उन्हें अपने रास्ते से हटा दें। इसके बाद आप
चिलकोट के राजा बन जाएंगे। अब मैं अपने मुंह से क्या कहूं? आप तो खुद ही बहुत समझदार हैं। ठीक है, इस मशवरे के लिए शुक्रिया। हम समझते हैं मशवरे के साथ साथ उसे अमली जामा पहनाने के लिए आपने तरकीब भी अच्छी सोच ली होगी। जी हां, तरकीब भी ऐसी कि बड़ी आसान और निशाने पे बैठने वाली। अच्छा, वो क्या? अगले सप्ताह राजा साहब शेर के शिकार को जाएंगे घने जंगल में। वेरी गुड, वेरी गुड।
आओ मेजर जेनकिंस, शाबाश। थैंक यू। इस लाश को उठाकर ले जाओ और याद रखो, राजा साहब शिकार की धुन में मचान से गिरकर मर गए। खबरदार जो और कुछ किसी से कहा, समझे? जी हुजूर। आज से हम चिलकोट के राजा हैं, आज से हमारा हुक्म चलेगा। बधाई हो सरकार। बधाई हो सरकार। वेल डन, वेल डन। यू हैव मेड अ गुड डिसीजन। ओके, कंग्रेचुलेशंस। कम। तुम सब तो लगता है मुझे भूल ही गई। ईद बकरीद के सिवा मुझसे मिलने आती नहीं, जैसे मैं तुम्हारी कोई लगती ही नहीं। बड़ी बेमुरव्वत हो तुम सब। नहीं खाला अम्मी, हम तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन क्या करें, घरेलू उलझनों से फुर्सत ही नहीं मिलती। घरेलू उलझने तो औरत का पीछा जिंदगी भर नहीं छोड़ती। इसका मतलब ये तो नहीं कि पैर में मेहंदी लगाकर घर में बैठी रहो। रिश्तेदारों का भी तो कोई हक है। आखिर तुम मेरी भतीजी हो, तुम मेरी भांजी हो और तुम मेरी खालाजाद बहन की बहू। मेरी मजबूरी कुछ और ही रही है खाला अम्मी। मेरी सभी औलादों की शादियां हो चुकी हैं, सिर्फ हुमेरा की फिक्र बाकी है। अल्लाह बड़ा करीम है, उस पर भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देगा। इंशाअल्लाह। अब तो वही कुछ करे तो करे, वरना बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि हुमेरा के अब्बा कर्ज छोड़ गए हैं। वो अदा करूं या हुमेरा के लिए जहेज जोड़ूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। सोच सोच कर परेशान हो रही हूं। अगर बुरा न मानो तो हुमेरा के अब्बा का कर्ज हम चुका दें। नहीं खाला अम्मी, बहुत बहुत शुक्रिया। शायद तुम्हें मालूम नहीं, मेरी शादी बिल्कुल इन्हीं हालात में हुई थी। ये तुम तीनों के पैदा होने से पहले की बात है। अच्छा, ये तो हमें मालूम ही नहीं। हुआ ये कि हमारे अब्बा भी कर्जदार थे, और वो भी किसके? नवाब आबिद हुसैन के। उस जमाने में वो बहुत बड़े नवाब थे। उन्होंने अपने एक सालार को कर्ज वसूल करने के लिए भेजा। उन दिनों तरीका ये था कि कर्ज वसूल करने वाला वसूल किए बगैर जाता ही नहीं था। वो हमारे गांव पहुंचे तो उन्हें पता चला हमारे अब्बा तो जन्नत सुधार चुके थे। अब क्या करें? हालात से बेखबरी में मुझसे और मेरे साथियों से जो दुख आपको पहुंचा है, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आपसे मेरी इल्तिजा है, आप ये पैगाम उन तक पहुंचा दें कि अगर वो मुझे इस काबिल समझे तो अपनी दामादी में कबूल करके मेरी इज्जत बढ़ा दें। फतेह मोहम्मद ने तुम्हारा रिश्ता मांगा है। लड़का शरीफ है। मुइज्जिन साहब और पुजारी जी ने देख और समझ लिया है। हमें भी पसंद है, लेकिन जिंदगी तुम्हें उसके साथ गुजारनी है, इसलिए बगैर तुम्हारी रजामंदी के हम जवाब नहीं दे सकते। आप माँ हैं, आपके कदमों के नीचे तो मेरी जन्नत है। मेरी राय आपसे अलग नहीं हो सकती, मगर जब आप पूछ ही रही हैं तो अपने हालात देखते हुए मेरी एक छोटी सी इल्तिजा है। कहो बेटी। मेरा मेहर नक्द होगा, और इतना होगा जितना मेरे बाबा जान का कर्जा है। मैं अपने बाबा का कर्ज चुकाए बगैर इस महल की दहलीज नहीं लांघ सकती।
फूलों की सेज पर बैठकर बाप की रूह को कर्ज के बोझ तले तड़पता नहीं देख सकती। तो जितना कर्ज था उसी के बराबर मेहर पर हमारी शादी हो गई। उल्फत जहां, अगर कोई ऐसा मर्द मिल जाए जो कर्ज के बराबर मेहर अदा करने को तैयार हो जाए तो हुमैरा के हाथ पीले हो जाएंगे। ये तो आपने बहुत अच्छा रास्ता बताया। फरीदा खानम, तुम्हारी सौतन का रवैया तुमसे वही है या कुछ? हुजूर पुरनूर, शेर मैसूर, टीपू सुल्तान, बादशाह सल्तनते खुदादाद तशरीफ ला रहे हैं। जासूसों से हमें पता चला हमारी चंद फुफियां हमारी दादी जान के पास जमा हुई हैं और हमारी तन्हाई पर बस हमला ही करने वाली हैं। इसलिए हम खुद ही चले आए। जीते रहो, सलामत रहो, दिली मुरादें पूरी हो, जुग जुग जियो, पूतो फलो। टीपू बेटे, फखरुन्निसा और रुकैया कहाँ हैं? जरा उनके भी तो मुखड़े देख लें। अम्मी जान और रुकैया दोनों अपने अपने मैके गई हैं। अब्बू जान, अब्बू जान, अब्बू जान, अब्बू जान, अब्बू जान। देख लिया कितने मतलबी हैं ये दोनों। अपने अब्बा जान से मिलने आए हैं, नहीं तो कभी नहीं आते मेरे पास। फतेह हैदर जी, अब्दुल खालिक जी। सुन लिया आपने दादी हुजूर की शिकायत? कल से रोज आप दोनों दादी हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ करें। जी अब्बू जान। शाबाश। अम्मी, अम्मी जान। आदाब अम्मी जान। जीते रहो। ये बेमुरव्वत भी कभी कभी अपनी शक्ल दिखाता है। इसे तो एक तलवार चाहिए, एक घोड़ा और एक मैदानी जंग। बाकी किसी से कोई रिश्ता नहीं। अम्मी जान, मैं खानदानी सुरमा ना सही, पैदाशी सुरमा तो हूँ। अरे, बहुत दिनों बाद आपसे नियाज हासिल हुआ। तुम तो हमसे बात ही मत किया करो गाजी खां। अरे आपसे तो फुर्सत में बातचीत हो जाएगी, पहले सुल्तान से तो कर लूं। सुल्तान, सरहदी इलाकों से बगावत की खबरें आई हैं। क्या खबर आई है? जरा जोर से बोलो, मैं भी तो सुनूं। नहीं अम्मी जान, कोई खास बात नहीं। सुल्तान, जरा उधर आइए। अभी हाजिर होता हूं दादी जान। इतने दिनों बाद 2 पल के लिए आया था मेरा टीपू। यहां भी उसे चैन से रहने न दिया। जब देखो जब सुनो बस एक ही बात, जंग। हमारे सुहाग की दुश्मन, हमारी खुशियों की दुश्मन। क्या बात है गाजी बाबा? कुछ खिराज गुजार हुक्मरानों ने आपके खिलाफ बगावत करने की जुर्रत की है। वो कौन बदनसीब हैं जिनको इस जुर्रत की सजा देने के लिए हमें जाना होगा? राजा पोलेलूर, जिन्होंने 165 किसानों को तड़पा तड़पा कर मार डाला और उनकी जमीनें जब्त कर ली। राजा चिलकोट, जिन्होंने अपने ही बड़े भाई का कत्ल करवाया और खुद राजा बन बैठे। और आपके रिश्तेदार नवाब साहब चंदनगढ़, जिन्हें अपने अंजाम से ज्यादा अपनी अय्याशी और तमाशबीनी की फिक्र है। और राजा साहब बालम, इन सब को अंग्रेजों ने आपके खिलाफ दिल खोल कर हर तरह की मदद दी है। हम जानते थे कि अंग्रेज मैंगलोर के सुलहनामे की पाबंदी नहीं करेंगे। अभी तो वो स्याही भी नहीं सूखी जिससे उन्होंने उस पर दस्तखत किए थे। गाजी बाबा, एक लश्कर जर्रार कूच करने के लिए तैयार रहे ताकि दूसरे खिराज गुजार उनके दिखाए हुए रास्ते पर नजर भी ना उठा सकें। मुनासिब है।
केशवराव, तुमने चिलकोट के जायज और कानूनी हुक्मरान का कत्ल करवाया। बड़े अफसोस की बात है, तुमने राज करने की हवस में यह भी लिहाज नहीं किया कि वो तुम्हारे सगे भाई थे। तुमने हमारे सरहदी इलाकों पर हमला किया और लूट मार की, और इसी सिलसिले में कई इंसानों का खून बहाया। हमें खिराज देने से इनकार, अंग्रेजों से साजबाज और हमारे खिलाफ बगावत, इन तमाम इल्जामात के बारे में तुम्हें अपनी सफाई का पूरा मौका दिया जाता है। सफाई पेश की जाए। गुनाहों से कुचले हुए तुम्हारे ज़मीर में थोड़ी सी जान रह गई है, जिसने शर्म के मारे तुम्हारा सर झुका दिया। तुम्हारी खामोशी तुम्हारे जराइम का एतराफ है, इसीलिए सल्तनत खुदादाद के कानून के मुताबिक तुम्हें सजाए मौत दी जाती है। मरहूम राजा साहब के बड़े बेटे को चिलकोट की हुकूमत वापस की जाए। ये 8 ये मारा। वाह वाह नवाब साहब, क्या चाल चलते हैं आप, वाह बहुत अच्छे। ये 3 क्या पासा फेंका है? हुजूर, आप तो चौसर को भी मैदान जंग समझ की चालें चल रहे हैं, जरा मोहब्बत से खेलिए ना। कुर्बान जाऊं मेरी जान, क्या बात कही है। मैदान जंग हो या चौसर, हम तो हर जगह अपनी मर्दानगी के जौहर दिखाते हैं। सच? यकीन न हो तो हमारे नमक हलालों से पूछ लो। जुग जुग जियो सरकार, खुदा झूठ ना बुलवाए गुलाब जान। मैदान जंग में नवाब साहब की तलवार दुश्मनों पर बिजली की तरह गिरती है। अच्छा? और वहाँ लाशों के ढेर लग जाते हैं। अरे खुदा करे कभी आपको मैदान जंग में नवाब साहब के साथ जाने का मौका तो मिले। ए नौज, मैं क्यों जाने लगी वहाँ? मैदान जंग में जाएं हमारे दुश्मन। मेरी तलवार कहाँ है? मेरी तलवार, मेरी तलवार। नवाब साहब, एक बात मेरे दिल में अरसे से दफन थी, आज जुबान पर लाने की हिम्मत करती हूँ, जरा गौर से सुनिए। दिले नादां नहीं आसान जाना कुए कातिल में, दिले नादां नहीं आसान जाना कुए कातिल में, कदम अहले बुज़दिल क्या रखेंगे राही मुश्किल में। आदाब अर्ज़ है। मुझे माफ कर दीजिए सुल्तान, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे भूल हो गई। फिर ऐसी खता मुझसे कभी नहीं होगी। मैं हमेशा आपका वफादार रहूंगा। मैं कलाम पाक की कसम खाकर कहता हूँ। खबरदार जो तुमने कलाम पाक की कसम खाई, तुम जैसे शराबी और अय्याश इंसान की नापाक जबान से ना ऐसी कसम निकलनी चाहिए, ना उस पर एतबार किया जा सकता है। हम तुम्हारे मकरो फरेब से अच्छी तरह वाकिफ हैं। एक तरफ तुम अंग्रेजों के वफादार हो और दूसरी तरफ हमसे भी वफादारी का अहद करते हो। तुम जैसे बागी गद्दार को मौत की सजा मिलनी ही चाहिए, ताकि तुम जैसे वतन फरोशों को इबरत हासिल हो। ले जाओ इसे।
वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात, मार मार मार। रुक जाओ, किससे मिलना है? मुझे जाने दो, मैं महाराज से फरियाद करने आई हूँ। कोतवाल ने मेरे पति को बेकसूर मार डाला। मुझे महाराज से मिलना है, मुझे महाराज के पास जाने दो। ठीक है, तुम यहीं ठहरो, मैं महाराज से पूछकर आता हूँ। वाह मेरे बेटे, वाह वाह। क्षमा कीजिए महाराज, एक औरत आपसे फरियाद करने आई है। देखते नहीं हम यहाँ व्यस्त हैं, यह कोई फरियाद सुनने का समय है? भगा दो उस औरत को, भगा दो। जो हो। क्या बात है, शाबाश। महाराज, टीपू सुल्तान के लश्कर ने किले को चारों तरफ से घेर लिया है। क्या? उनकी तोपों ने एक दीवार भी गिरा दी है। हाँ? टीपू सुल्तान का लश्कर? टीपू सुल्तान? वासी बाबा, राजा पोलेलूर को हाजिर किया जाए। सुल्तान, 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 मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए सुल्तान, मुझे माफ कर दीजिए। तुमने 165 बेकसूर किसानों को अपने किले के तहखाने में बंद करके उन पर तरह तरह के जुल्म करके उन्हें कत्ल कर डाला और उनकी जमीनें जब्त कर ली। इसकी सजा से तुम बच नहीं सकते राजा पोलेलूर। तुम एक नाअहल नाकारा राजा हो। तुम्हें न प्रजा की परवाह है न देश की। तुम्हें न अंग्रेजों के इरादों का पता है, न अपने मुल्क की आजादी की तमन्ना, न अपनी इज्जत का ख्याल है, न अपनी आबरू का। तुम जिंदगी के नाम पर धब्बा हो, एक इबरतनाक मौत के सजावार हो। इसको किले की फसील पर फांसी दे दी जाए ताकि इसकी प्रजा इसको देखकर अपनी निजात की खुशियां मनाए।